हेलो एवरीबॉडी। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट को कवर करने की कोशिश करेंगे एंड दिस डेवलपमेंट इज द आइडिया ऑफ एन अरब नेटो एंड इफ आई मे से एन इस्लामिक नेटो। व्हाट इज दिस आइडिया? व्हाई इज इट सडनली सो रेलेवेंट? Who are the stakeholders in this whole discussion? And does this influence India's ties with the Arab world? If yes, in what manner? And if no, what are the reasons? ये कुछ सवाल हैं जो आज की इस वीडियो में हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। So let's begin. 9 सितंबर 2025 को इजराइल कतार की कैपिटल सिटी दोहा पर मिलिट्री स्ट्राइक्स करता है टारगेटिंग सीनियर हमास लीडरशिप जो कि कतार में मौजूद थी एज अ नेगोशिएशन डेलीगेशन। कतार गाजा वॉर को एंड करने के लिए डिप्लोमेटिक एफर्ट्स में एक की रोल प्ले कर रहा है और हमास और इजराइल के बीच इनडायरेक्ट नेगोशिएशंस का मीडिएटर बना है और 2012 से हमास पॉलिटिकल ब्यूरो को होस्ट भी करता आया है। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि कतार एक क्लोज यूएस एलाई भी है। दोहा में अमेरिका का अल उदैद एयरफोर्स बेस भी प्रेजेंट है। अपार्ट फ्रॉम मिलिट्री एंड सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव्स भी कतार और यूएस के रिलेशंस बाकी एस्पेक्ट्स में बी इट कल्चरली और एकेडमिकली भी काफी स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ कतार ही नहीं, इन द एंटायर गल्फ रीजन यूएस एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह एक्ट करता आया है। एंड मेनी ऑफ यू मे आस्क कि यूएस इस डिस्कशन में इंपॉर्टेंट क्यों है? आफ्टर ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट एन अरब नेटो। जैसे मैंने बताया कि कतार एक क्लोज यूएस एलाई है, लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल कतार की सोवरीन टेरिटरी पर अटैक करता है एंड यूएस का रिस्पॉन्स टू दिस अटैक वाज क्वाइट कंप्लिसिट। व्हाइट हाउस का कहना था कि दिस इंसिडेंट वाज अनफॉर्चुनेट बट एलिमिनेटिंग हमास वाज अ वर्थी गोल एंड आई फील दिस इज वेरी हिपोक्रेटिक एंड शोज देयर डबल स्टैंडर्ड्स। इसके अलावा कतार स्ट्राइक ने ये भी प्रूव किया कि रीजनल डायनामिक्स इन वेस्ट एशिया आर चर्निंग। यूएस के एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होने के बावजूद भी इजराइल इज अटैकिंग दीज कंट्रीज, violating the sovereignty and territorial integrity of these nations without really any consequences. So obviously हर स्टेट अपनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट के लिए worried है and is keen to explore alternatives to US as a security provider. Now in this backdrop 15 सितंबर को कतार एक इमरजेंसी समिट ऑर्गेनाइज करता है एंड इस समिट में अरब और इस्लामिक वर्ल्ड की कंट्रीज के लीडर्स को इनवाइट किया जाता है। Though it starts as a condemnation of Israeli airstrike on Qatar, but gradually the talks start about an Arab or Islamic NATO. एक ऐसा मिलिट्री अलायंस जो अरब और मुस्लिम नेशंस को ऐसी थ्रेट से बचाए। Now बहुत सारी कंट्रीज के लीडर्स जैसे इजिप्ट, ईरान और पाकिस्तान ने कहा कि we should pool our resources together so as to create a shield in order to protect the interest of our nations. And there was also a proposal to revive a NATO-style collective defense pact जिसमें an attack against one Arab or Islamic country will be considered as an aggression against all the Islamic states, which is quite similar to the Article 5 of NATO, which states that any aggression on one nation is considered as an aggression on all the nations. Now it is also very important to mention कि Arab NATO का idea is not a new idea. It has been floating around for years. 2015 में Saudi Arabia launched a 34-nation Islamic military alliance against terrorism. एक ऐसा ही proposal 2022 में भी लाया गया, which included Israel, and this proposal was seen as a step further to improving the relationship between Israel and other Arab countries, which began with Abraham Accords. Abraham Accords were a set of agreements जिसके according Israel और countries जैसे UAE, बहरीन, सूडान, मोरक्को के बीच में ties को improve करने की कोशिश की गई थी, and this proposal was seen as a step further in this direction. But again, the idea of Arab NATO never crystallized, it just remained a lip service. Now, question ये है कि if it has not been crystallized, then why are we talking about it? Which brings us to the next question,
that we are addressing today, which is why is it suddenly so relevant? Why is the idea of an Arab NATO suddenly so relevant? It is relevant because of what happened on 17th of September. A defense pact was signed between Pakistan and Saudi Arabia. हालांकि सऊदी का कहना है कि ये डील किसी स्पेसिफिक इवेंट के रिस्पॉन्स में नहीं है एंड इट इज अ कल्मिनेशन ऑफ इयर्स ऑफ डिस्कशन, बट स्टिल कुछ रीजनल एनालिस्ट्स के हिसाब से इस डील की टाइमिंग एक्सीडेंटल नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द रीजनल टर्निंग इन द गल्फ, जिसकी हमने बात कर ली है। और इस पैक्ट की वजह से पाकिस्तान की प्रोफाइल में एक राइज देखा जा सकता है विच मेक्स इट एज अ प्रोटेक्टर ऑफ मुस्लिम स्टेट्स, और इट कैन ऑल्सो ट्रिगर अ पोटेंशियल डोमिनो इफेक्ट जिसके अकॉर्डिंग कतार, टर्की और बाकी कुछ स्मॉलर गल्फ स्टेट्स भी ऐसे अग्रीमेंट्स में इंक्लूड होंगी और अरब नेटो का आइडिया एक रियलिटी में कन्वर्ट होगा। Another important point to note here is that the longer the Israel-Palestine conflict drags on, the more likely this pact will solidify into a nucleus of large coalition. Saudi और पाकिस्तान के bilateral relations are quite old and strong. Pakistan has enjoyed warm relations with Saudi Arabia since the birth of the country. And Saudi Arabia was one of the first countries to recognize Pakistan as a nation. And इसके अलावा the relationship between these two nations are based on shared Islamic ideas. दोनों देशों के बीच 1951 में एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी साइन हुई थी। इस्लामाबाद की इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी सऊदी अरेबिया से $10 मिलियन की ग्रांट से इस्टेब्लिश की गई थी। फैसल मॉस्क इन इस्लामाबाद इज नेम्ड आफ्टर किंग फैसल, और पाकिस्तान की थर्ड लार्जेस्ट सिटी वाज आल्सो रीनेम्ड आफ्टर किंग फैसल एज फैसलाबाद। इसके अलावा काफ़ी पाकिस्तानी नेशनल्स अबाउट 2 मिलियन सऊदी अरेबिया में रहते हैं, विच इंक्लूड्स इंजीनियर्स, कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट्स एंड लेबर्स जिन्होंने सऊदी अरेबिया की इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया में सोल्जर्स भी डिप्लॉय किए हैं जो कि सऊदी मिलिट्री को ऑपरेशनल, टेक्निकल और ट्रेनिंग हेल्प प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा सऊदी अरेबिया हैज़ लोन पाकिस्तान $3 बिलियन टू इंक्रीज इट्स फॉरेक्स रिजर्व्स। नाउ ये जो डिफेंस पैक्ट है, इट्स नॉट ओनली अ स्टेप टुवर्ड्स स्ट्रॉन्गर बायलैटरल रिलेशंस, ये इस्लामिक नेटो की तरफ डायरेक्टली हिंट करता है। अकॉर्डिंग टू दिस पैक्ट, any aggression against either country shall be considered an aggression against both, which is quite similar to Article 5 of NATO in a crystallized form. Now we also have to keep in mind that Pakistan is a nuclear armed, in fact it is the only nuclear armed Muslim majority nation and also fields the Islamic world's largest army. Now whether this pact includes Pakistan's nuclear arsenal is not quite clear, बट एक सीनियर सऊदी ऑफिशियल का कहना है कि दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डिफेंसिव अग्रीमेंट दैट एनकम्पसेस ऑल मिलिट्री मीन्स, एंड आई एम कोटिंग हियर। इस पैक्ट को अरब नेटो की डायरेक्शन में एक शुरुआत की तरह देखा जा सकता है बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। सबसे पहला, दिस पैक्ट इज अ सॉलिड स्टेप टुवर्ड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अरब नेटो बिकॉज इट इंक्लूड्स द क्लॉसेस व्हिच आर क्वाइट सिमिलर टू नेटो। दूसरा, it is quite symbolic. Saudi Arabia is the custodian of Islam's holiest sites, and it has now bounded its security to Pakistan, which is the only Muslim majority nuclear state जो हमने अभी mention किया। तीसरा, गल्फ के अंदर रीजनल डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं और यूएस के ऊपर रिलायंस हॉलो होता जा रहा है, which has been proved after Israeli strikes on Doha. Now, it is obvious that there are quite a lot of obstacles क्योंकि there are existing rivalries among Muslim states, Saudi Arabia versus Iran, Qatar versus UAE, Turkey versus Egypt, जिसकी वजह से कलेक्टिव एक्शन काफ़ी फ्रेजाइल है और साथ ही साथ काफ़ी अरब कंट्रीज ईरान को ट्रस्ट नहीं करते, जिसकी वजह से इस्लामिक नेटो का आइडिया इन द एंटायर रीजन इज क्वाइट हॉलो। But still we cannot really deny the momentum which it has gained after this pact and the summit in Qatar. Alright, now we are clear with what is this pact and the broader context surrounding it.
So I would like to come to the very last but probably the most significant question, that is the impact on India-Saudi relations. Ministry of External Affairs की official statement में उनका कहना है कि government is studying the implications of this development for our national security as well as regional and global stability. It is likely कि military calculus change हो सकता है. With Pakistan having Arab backing, India fears a harder Pakistani posture in any future Kashmir crisis. और there are some material concerns too. सऊदी अरेबिया के फंड्स और ग्रांट्स की हेल्प से पाकिस्तान अपनी मिलिट्री को स्ट्रेंथन करेगा. ऑयल सब्सिडीज, वेपन अपग्रेड्स और टेक ट्रांसफर्स भी होंगे, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मिलिट्री और डिफेंस काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगा, which again serves as a challenge to India's interests. Now, ऐसा नहीं है कि Saudi is going to be directly involved in any conflict between the two nations, but it is more about symbolism and support, be it in terms of Riyadh's backing or financial support and defense equipments. इसमें एक और फैक्टर भी है, and that is China. China may be the quietest but the biggest strategic winner here. चाइना के साथ पाकिस्तान के रिलेशंस ऑलरेडी काफ़ी क्लोज हैं. वह CPEC और रियाद के साथ भी चाइना ने अपने टाइज को डीपन किया है थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव. नाउ बीजिंग may here emerge as the stronger Gulf partner distancing from US influence. और साथ ही साथ it may also emerge as a regional arms supplier and mediator. Now this is one aspect of it. सऊदी का कहना है कि our relations with India are more robust than it has ever been. और इंडिया और सऊदी के रिलेशंस इनफैक्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं. किंग अब्दुल्ला जनवरी 2006 में इंडिया आते हैं, which was a watershed moment और it resulted in the signing of Delhi Declaration. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2016 में रियाद जाते हैं और काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स में, बी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी, इन सब एस्पेक्ट्स में कॉम्प्रिहेंसिव कोऑपरेशन की इन्हांसमेंट होती है. और प्राइम मिनिस्टर मोदी को किंगडम का सबसे हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी कन्फर किया जाता है. देन अगेन इन 2019 पीएम मोदी विजिट्स रियाद एंड इस विजिट में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल अग्रीमेंट साइन होता है. एक हाई लेवल काउंसिल की इस्टेब्लिशमेंट होती है टू स्टर द बायलैटरल रिलेशनशिप्स. इसके अलावा 12 MOU साइन होते हैं अलग अलग फील्ड्स में. फिर 2023 में G20 समिट अटेंड करने के लिए सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इंडिया विजिट करते हैं. इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें तो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया इज द 5th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया. 2024-25 में बाइलैटरल ट्रेड की वैल्यू 41.8 बिलियन US की थी. इसके अलावा इन द रिसेंट ईयर्स इंडियन इन्वेस्टमेंट्स इन सऊदी अरेबिया हैज आल्सो इंक्रीज्ड. एनर्जी पार्टनरशिप में भी सऊदी अरेबिया इंडिया का 3rd लार्जेस्ट क्रूड एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट का सोर्सिंग डेस्टिनेशन है और साथ ही साथ इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट LPG सोर्सिंग डेस्टिनेशन फॉर इंडिया, विच इज़ अबाउट 18.2% ऑफ ऑल द LPG इम्पोर्ट्स ऑफ इंडिया. एक अग्रीमेंट साइन हुआ इन 2024 February जिसके अकॉर्डिंग डिफेंस एम्यूनेशन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया टू सऊदी वर ऑफ 225 मिलियन US. और इसके अलावा दोनों कंट्रीज में नेवल एक्सरसाइजेज भी हुई 2021 और 23 में और लैंड फोर्स एक्सरसाइज हुई 2024 में. कल्चरल रिलेशंस में भी इंडिया और सऊदी की एक लॉन्ग हिस्ट्री है. इन द रिसेंट ईयर्स बायलैटरल कल्चरल एक्टिविटीज हैव एक्सेलरेटेड. 2025 अप्रैल में एक मिनिस्ट्रियल कमेटी ऑन टूरिज्म एंड कल्चरल कोऑपरेशन को अनाउंस किया गया था अंडर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल अग्रीमेंट टू एक्सेलरेट द कल्चरल engagement between the two nations. There are about 2.7 million Indians who live in Saudi Arabia and they make a lot of contribution towards the development of Saudi Arabia, which it acknowledges. And these substantial ties have been built over the last 25 years. तलमीज़ अहमद जो कि इंडिया के एम्बेसडर रह चुके हैं इन सऊदी अरेबिया, ओमान और UAE में, उनका कहना है कि
ये पैक्ट में जो स्टेटमेंट है, एनी अग्रेशन टूवर्ड्स वन नेशन इज कंसिडर्ड एज अ aggression on both of the nation, it is a general statement, or there is no commitment on the part of Saudi Arabia to stand side by side with the Pakistanis. And he further says कि हम एक बहुत ही नैरो व्यू ले रहे हैं इस सिनेरियो का, दैट इज इंडो पाक कॉन्फ्लिक्ट. हमें इसके अलावा भी इसके इम्प्लीकेशंस को एक्सप्लोर करना चाहिए. उनका कहना है कि इस पैक्ट को सिर्फ इंडो पाक सिनेरियो में कन्फाइन करके रखना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. इन एन इंटरव्यू ऑन द वायर, जब उनसे पूछा गया क्या ये पैक्ट इंडिया और सऊदी रिलेशंस को इम्पैक्ट करता है, तो उनका कहना था कि नॉट एट ऑल, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया को सेपरेट एंटिटीज की तरह ट्रीट किया जाता है इन सऊदी नेशनल इंटरेस्ट, और दोनों नेशंस के साथ वेस्ट एशिया के जो टाइज हैं वो काफ़ी सब्सटैंशियल हैं, और हमारी अप्रोच टू द रीजन इज बायलैटरल. पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को डिफेंस एरिया में कंफर्ट प्रोवाइड करता है और इंडिया एक इकोनॉमिक और एनर्जी बैलेंस प्रोवाइड करता है, और दोनों देशों के रिलेशंस विद सऊदी आर डिफरेंट. And he also said कि foreign affairs is not a zero-sum game. Furthermore, he also pointed out to a very important aspect जब उनसे पूछा गया कि क्या it is possible for India to have a better relationship with a Muslim country, be it Saudi, Oman or UAE. तो उन्होंने कहा कि we should shed our communal lenses and look at the literature and the ties that we have with West Asia over the last 4,000 years. He also said कि faith does not animate any country's foreign policy at all. फिर इस लॉजिक से तो हम ये भी कह सकते हैं कि US is a Christian country, Chinese is a Confucian country, etc., and we will not have any ties with them. He also gave the example of the non-aligned movement, which was an alliance of the countries of the global south. He said, how many countries of the global south have Muslim majority populations? Are we going to stop talking to them? So that is why we should focus on national unity. And only through national unity we are going to play a credible role in the regional and world affairs. We should bring into play our old history and culture and then establish strategic ties. No country in the world shapes its foreign policy on the basis of the identity of the majority community living there. This was quite a long discussion, but I hope I could cover this topic from as many perspectives as possible. अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज कंसिडर लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल फॉर मोर such videos. With that being said, I take your leave and will see you in the next one.